हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। मैं प्रशांत आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक रिलेटेड टू द साइंस विच विल बी फिजिक्स। आज जो हम विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। आज के रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो बीपीएससी से रिलेटेड हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बिहार एसएससी हो या कोई भी वनडे एग्ज़ाम्स हो, उसमें इस सब्जेक्ट की भूमिका धीरे धीरे अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब इन भूमिकाओं में क्या और कैसे क्वेश्चंस के पैटर्न होते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए पहले हम ये डिस्कस कर लें कि जो टॉपिक आते हैं वह किस तरह के सवाल आते हैं और क्या क्या टॉपिक्स इसमें हो सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का अगर हम टॉपिक की बात करें तो वो हमारा फिजिक्स होगा और फिजिक्स के अंतर्गत आप देखेंगे कि लगभग अगर आप फिजिक्स के सिलेबस की चर्चा कर लें, है ना, फिजिक्स के अगर हम सिलेबस की चर्चा कर लें तो सिलेबस में आपको बता दूं कि सिर्फ 11 और 12 टॉपिक हैं, वहीं से सारे सवाल निकल के आ जा रहे हैं। रिसेंटली आप हाल के 4-5 वर्षों के जो सवाल हैं आप बीपीएससी का देखें तो इन्हीं टॉपिक्स रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा। और ये 10 से 12 टॉपिक में भी 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं। यहाँ तक कि देखा गया है हाल के सब क्वेश्चंस में, पीवाईक्यूज में, कि अब फिजिक्स से न्यूमेरिकल भी आपके 2-4 ऐड होने लगे हैं। इसी वर्ष आप जब 71st बीपीएससी का आप अगर पेपर दिए होंगे तो उसमें भी देखे होंगे कि न्यूमेरिकल्स जो है यहाँ से आना शुरू हो चुका है। तो हमें एक जनरली उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहिए जहाँ हर चीज़ एक एनसीईआरटी लेवल पे और एक जो वनडे एग्जाम्स से थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना होगा, समझना होगा, क्योंकि प्रश्नों के लेवल भी धीरे धीरे अप होते हुए जा रहे हैं। इन टॉपिक्स में हम एक बार डिस्कस कर लें कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारा होता है फिजिक्स में वो यूनिट एंड मेजरमेंट का होगा। ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट की अगर बात कर ले तो यूनिट एंड मेजरमेंट यानी इकाई हो गए और मापक, मापक यंत्र से रिलेटेड। किसी का हो सकता है आपको ऐसा यूनिट पूछ देता है, किसी का सीजीएस यूनिट पूछ देता है ना, या उसी में कोई जो इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, उन जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को मापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मान के चलिए आपको एस्फेग मैनोमीटर के बारे में पूछ दे, है ना, या मैनोमीटर के बारे में पूछ दे, आपको कह सकता है इसी में इलेक्ट्रोस्कोप है तो वो रिलेटेड किस चीज़ का है, या आपसे ये पूछ सकता है कि किसको कौन मेज़र कर रहा है ना, या आपसे ये पूछ सकता है कि चलिए डिस्टेंस रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो किससे संबंधित है। इन सारी बातों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा टॉपिक हम लेके चलते हैं। दूसरा जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स वो हमारा मैकेनिक्स का होगा और मैकेनिक्स के अंतर्गत ही ये सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा रहने वाला है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि हम इसी में बात कर लेते हैं मोशन, है ना, मोशन, सभी प्रकार के मोशन, जितनी प्रकार की गति है, चाहे इसमें हम डिस्टेंस को ऑब्जर्व कर लें, डिस्प्लेसमेंट कर लें, एक्सलेशन कर लें, मोशंस में लीनियर मोशंस कर लें, सर्कुलर मोशंस कर लें, है ना। इसी के अंतर्गत हम फोर्स पढ़ लेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का फोर्स हो, है ना, टेंशनल फोर्स हो जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाए, यानी कि जिसे आप अवकेंद्री बल बोलते हैं, अपकेंद्री बल बोलते हैं, तनाव बल बोलते हैं, बल बोलते हैं, जितने भी टाइप्स हैं वो सारा कुछ हमें इसमें देखने को मिलेगा। इसी के अंतर्गत हम आएंगे तो हम कुछ ग्राफ्स के बारे में भी जानेंगे, हम जैसे VI की बात कर लेते हैं या VT ग्राफ की बात कर लेते हैं, उससे रिलेटेड भी सवाल इसमें जुड़ते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और थोड़ा सा बड़ा भी है, इसे हमें पढ़ना होगा। जब इसे करेंगे तो इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वर्क है। अगर हम बात कर ले तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, वर्क, ठीक है, पावर, वर्क, पावर और एनर्जी, वर्क, पावर और एनर्जी, वर्क, पावर और एनर्जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति की अगर बात कर ले, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आज के डेट में, खास करके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ते हैं तो इसी में आपको मैग्नेटिज्म पढ़ना पड़ेगा, है ना, मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व, और इसमें भी खास करके जो हम सेमी कंडक्टर वगैरह जो यूज करेंगे, है ना, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। इस चैप्टर में थोड़ी सी ये दोनों चैप्टर की भूमिका अगर हम देखें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, वहाँ से फिर हम आएंगे, एक जो चैप्टर है हमारा वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप वेव समझते हैं तो वेव के बाद ही आप साउंड समझ सकते हैं। ठीक है, और जब आप साउंड समझते हैं, ठीक है, वेव, साउंड,
फिर आपको यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो आपका लाइट हो जाता है। ये तीनों आपस में रिलेट करता है, तो इस तीनों टॉपिक को एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा और बेहतरीन तरीके से, क्योंकि ये तीनों के कॉन्सेप्ट एक ही साथ है। वेव में भी जो हमारा मैकेनिकल वेव होता है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। एक हमारा मैकेनिकल वेव, फिर नॉन मैकेनिकल या उसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, खास करके जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे आपने एक्सरे कह दिया है ना, जैसे हमने कह दिया रेडियो वेव्स हो गया हमारा, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे वेव हैं, ठीक है, चाहे मैग्नेटिक से रिलेटेड जितने भी हमारे जो वेव हैं उस पर डिस्कशंस एक गहरी तह तक जाके करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ इस सेगमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और जब आप उस चीज़ को पढ़ते हैं तो फिर लाइट का जो एप्लीकेशन है वहाँ से क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आता है, चाहे वो वन डे एग्जाम्स ले लें या कोई भी पीसीएस का पेपर ले लें, आपको एप्लीकेशन बेस्ड सवाल जो है लाइट से रिलेटेड पूछेगा। अब जैसे एप्लीकेशन बेस्ड में क्या क्या हो सकता है, जैसे आपने डिफ्रेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, है ना, आपने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा होगा, है ना, या आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये सब जो बता रहा हूँ, और छोटा छोटा चीज़ तो ठीक है, अपवर्तन परावर्तन ये सब हो जाते हैं, लेकिन ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आजकल देखने को मिल जा रहा है, कहीं कहीं जो लेंसेज हैं, है ना, उसके यूजेस रिलेटेड हो जा रहा है, और कभी न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में पूछ दे रहा है कि फोकल लेंथ वगैरह, है ना, रेडियस से रिलेटेड चीज़ें यहाँ से सवाल आपसे पूछते हैं। तो ये जो मैंने आपको भी 5-7 टॉपिक बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में हम मॉडर्न फिजिक्स की बात कर लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहाँ फिजिक्स से क्वेश्चंस बनते हैं। हालांकि अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के माध्यम से ही जो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है उसको बताने का मैं प्रयास करूंगा शॉर्ट वे में, कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किस तरह से हमें उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेकर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से ही। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो पहला सवाल ही है, और इस सवाल के थ्रू ही हम इसके पीछे के क्वेश्चंस के जो रीजन हो सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। हालांकि ये मैकेनिक्स का क्वेश्चन है और ये PYQ में आपसे पूछा भी गया है। जैसे सवाल इसमें पूछा गया है कि चेन द्वारा एक कार्य का अन्य कार्य को खींचना निम्नलिखित में से किस बल का उदाहरण हो सकता है। सवाल बहुत अच्छा है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप जब चीज़ों को देख रहे हैं तो आप अच्छे से समझेंगे। जैसे दो कार हैं और इसमें क्या किया गया, एक चेन लगा दिया, है ना, ये चेन है, इसके साथ चेन लगा दिया गया और चेन के थ्रू एक कार को दूसरी कार के साथ खींचा जा रहा है ना। तो यहाँ पर इस चेन पे एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है ना, एक फोर्स जो है यहाँ पर एक्सर्ट हो रहा है, एक बल यहाँ पर हो रहा है। कौन सा बल होगा? ऑप्शंस आपके समक्ष है, अप्लाइड फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स है या टेंशनल फोर्स है, या इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है। देखिए, एक प्रकार से इसमें क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा तो बहुत आसान भी है। फोर्स के डेफिनेशन में, फोर्स का डेफिनेशन अगर आप लेके चलें तो क्या कहा जाता है, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे हम आगे खींच सकते हैं, उसे हम रोक सकते हैं, उसके गति में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी दिशा को बदला जा सकता है। अगर ये सारा काम हो रहा है तो वहाँ फोर्स होगा। अब फोर्स जो है वहाँ पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार का लग रहा है, उस पर डिस्कशन करना है। अब किस प्रकार का है? अप्लाइड, देखिए अप्लाइड फोर्स है, लेकिन यहाँ चेन के द्वारा खींचा जा रहा है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, चेन के द्वारा है। तो क्या ये सिंपल सा नहीं, नॉर्मल नहीं। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल मतलब क्या होता है कि जो सतह है ना, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या करती है, जो सतह है वो दो लेयर के बीच में लगती है, और फ्रिक्शनल फोर्स तब एक्सर्ट होती है जब दो सतह या दो लेयर के बीच में क्या हो, मोशन हो। सीधा सा बात है। यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स होगा, लेकिन यहाँ कहाँ होगा फ्रिक्शनल फोर्स? तो आप बात करेंगे कि यहाँ टायर के पास इसके जो लेयर है वहाँ पर जमीन के साथ जो चल रही है वहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स इसके होंगे, अन्यथा वहाँ नहीं होंगे। दूसरा जो फैक्ट है हमारा, तो यहाँ कौन सा फोर्स होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये टेंशनल फोर्स यानी एक तनाव बल यहाँ काम कर रहा होगा। टेंशनल फोर्स यानी जो तनाव बल है, किसके द्वारा खींचा जा रहा है? एक चेन, चेन यहाँ क्या है तो खींचा जा रहा है, तो वहाँ जब स्ट्रेच हो रहा है तो वहाँ एक बल कार्य कर रहा है, दैट इज नोन एज टेंशनल फोर्स, या इसे हम तनाव बल कहते हैं, जो कि आसान है, इस फैक्ट को आप समझ सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स हमने क्या बताया, फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा, जो सतह होगा, लेयर्स होंगे, है ना, और लेयर्स के बीच में ये लगता है, जब भी लगता है। आप कहेंगे सर हवा, वह क्या फ्रिक्शनल फोर्स है? बिल्कुल है, क्योंकि हवा के भी लेयर है। इसलिए आपने देखा होगा कभी कोई डंडा वगैरह ले लीजिए, है ना, और जोर से घुमाने पर वहाँ हवा में भी आपके डंडे के आवाज आते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है? वहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पर भी लग रहा है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए सवाल, यदि धारावाही तार की लंबाई आधी कर दी जाए तो दिए गए विभवांतर के लिए तार में धारा क्या होगी? इफ द लेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर इज हाफ्ड,
फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस द करंट इन द वायर वुड बी व्हाट। बहुत अच्छा सवाल है और इस सवाल को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब इसके बेसिक फैक्ट को आप समझते होंगे। क्या बोला गया? सीधी सी बात है कि चलिए कोई वायर है और इस वायर से होकर क्या जा रहा है भाई, इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ से इस वायर से होकर, आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इस वायर से होकर गुजर रही है। तो इसका कहा जा रहा है और कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 50 वोल्ट है, क्योंकि याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम हो गया है ना, अगर ये जीरो हो गया तो करंट पास ही नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए, और जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट पास होगा। अकॉर्डिंग टू क्या, ओम्स लॉ, भी इक्वल टू क्या होता है, I × R। ठीक है, अब सवाल आपसे पूछा गया था कि तार की जो लंबाई है, करंट कैरिंग वायर को हाफ कर लिया जाए। तो एक तो पहले ओम के नियम से भी इक्वल टू आप क्या जान रहे हैं, I × R जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ये हम समझ में आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत जरूरी है ना, करंट को प्रवाहित करने के लिए, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लेकिन यहाँ से जो सवाल पूछा गया कि विभवांतर सेम ही रहेगा तो तार में धारा, अगर तार की जो हाफ कर दिया जाए, तार की लंबाई क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? सीधी सी बात है। अब आप जानते होंगे कि यहाँ से रेसिस्टेंस की अगर बात कर ले तो ये रेसिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, क्योंकि तार की जो धारा है उसे रोकने का काम कौन करता है, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध ही करता है। ठीक है, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, याद रखिएगा रेसिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द वायर। और अगर यहीं पर बात करिएगा है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि प्रतिरोध जो है तार की लंबाई पर डिपेंड करता है। यही नहीं, तार की लंबाई ही नहीं, तार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया क्रॉस सेक्शनल का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो रेसिस्टिविटी आता है, जिसे हम रो कहते हैं, रेसिस्टिविटी को L/A होता है। क्या होता है, L/A होता है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, ये जो तार की गोलाई देख रहे हैं ना, ये वाला जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अर्थात जितना मोटा तार होगा रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर जितना पतला तार होगा रेसिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसा रिलेशन इसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। अब यहाँ से आप देखिए, लेंथ को अगर आधा कर दिया जाए तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर रुकावट आधा हो गई तो भैया करंट क्या होगा, तेजी से भागेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ से आप अगर देखेंगे तो करंट इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस आधा कर दिया जाए तो करंट क्या होगा भाई, तो कहेंगे करंट यहाँ से 2 गुना हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसे आप हाफ कर दीजिए तो करंट क्या हो जाएगा, करंट 2 गुना हो जाएगा। सीधा सा है आंसर कि करंट क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तार की लंबाई अगर कम करने से रेसिस्टेंस क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, और जहाँ रुकावट कम हुआ तो करंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसमें इस फैक्ट को आपको ध्यान रखना होगा और इस फैक्ट से ही सवाल बनते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद अ वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मोशन। अब क्वेश्चन ये भी है, अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन जब आप फैक्ट इसके पीछे का जानेंगे तो आप क्वेश्चन को अच्छे से डील कर पाएंगे। कोई सर्कुलर पाथ है, आप इस बात को समझिए, कोई सर्कुलर पाथ है और इस पर कोई एथलीट जो है, मान लेते हैं कि कोई एथलीट है वो इस पर रनिंग कर रहा है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का गति होगा इस पे जो रनिंग कर रहा है, और ये कह रहा है कि भाई इसमें जो रनिंग कर रहा है ना वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है। यहाँ जो वेलोसिटी है इसका वो कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये गति कर रहा है। तो किस प्रकार का गति होगा, क्या ये लीनियर होगा, एक्सीलरेटेड होगा, रोटेशनल होगा, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? बताइए क्या होगा, किस तरह का गति होगा। सवाल यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है और फंसने वाला भी है, क्वेश्चन को समझ के अच्छे से करना पड़ेगा। देखिए, लीनियर गति की जब भी बात आती है, रेखिक, रेखिक का मतलब होता है कि सर्कुलर पाथ पे नहीं, सीधे रोड पे, यानी कि सीधी जो उसका पाथ होना चाहिए वो लीनियर होना चाहिए, उस पे जो मोशन होता है दैट इज नोन एज लीनियर मोशन। तो पहला काम ही खत्म, क्योंकि पाथ कैसा है, सर्कुलर। तो आप कह सकते हैं तो फिर इसमें घूर्णन होगा? नहीं, घूर्णन हो सकता है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है इसमें दिया हुआ है, जो हम समझेंगे अभी। आप समझते होंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या हो जाना चाहिए, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन हर आप देखेंगे कि हर जो पॉइंट पर इसका एक चीज बदल रहा है, दैट इज नोन एज डायरेक्शन। हर पॉइंट पर इसका क्या बदल रहा है, डायरेक्शन।
आपको पता है कि वेलोसिटी जो है, अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी कैसा है, सदिश है ना, वेक्टर है। अगर डायरेक्शन बदल रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कहा है, डायरेक्शन हर क्षण क्या हो रहा है, बदल रहा है। डायरेक्शन अगर बदल रहा है तो सीधी सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सलेरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सलेरेशन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्वरण आप जानते हैं वेग तो नियत है, लेकिन दिशा बार बार बदलती जा रही है, तो वेग में परिवर्तन की दर को ही तो त्वरण कहते हैं। तो ये जो मोशन कर रहा है वो कैसा होगा, दैट इज नोन एज एक्सलरेटेड होगा। क्या हो जाएगा, एक्सलेटेड मोशन इसका राइट आंसर होगा। आंसर क्या हो जाएगा, एक्सलेटेड। रीजन क्या है, कहेंगे क्या कि इसमें सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन बदल रही होती है, और हर पॉइंट पे जब डायरेक्शन बदल रही होती है तो सीधी सी बात है एक्सलेशन होगा, और इस एक्सलेशन के कारण ही हम ये कैसा मोशन होगा, कहेंगे एक्सलेटेड मोशन होगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, एक न्यूमेरिकल आ गया, इसको भी सॉल्व करते हैं। 110 वोल्ट पर 100 वाट की जो निराधार वाला एक ताप दीप्त बल्ब 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति से जुड़ा गया, तो बल्ब में शक्ति का क्षय यानी कि पावर का जो कंजम्पशन हुआ है कितना हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका रेसिस्टेंस निकाल लो ना कि भाई इसका क्या है। आपको 100 वोल्ट दे दिया है और पावर दे दिया है आपको 100 वाट। ठीक है, पहले तो आप ये निकाल लो ना कि भाई इसका रेसिस्टेंस क्या है। ठीक है, पहले आप रेसिस्टेंस निकाल लो, फिर 220 वोल्ट के साथ इसको सॉल्व करना है। कैसे निकालोगे रेसिस्टेंस, तो आप जानते होंगे तब P इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे V² होता है। फॉर्मूला जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर सॉल्व नहीं होगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ P इक्वल टू V² है, तो यहाँ पर आपको सबको वैल्यू दे रखा है, P की वैल्यू दे रखा है, ठीक है, और V की वैल्यू दे रखा है, रेसिस्टेंस निकालना है, तो रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, V² हो जाएगा। और B की वैल्यू आपका कितना दे रखा है, 100 है ना, 100 × 100। और P की वैल्यू आपको कितना है भाई, तो P का वैल्यू V का वैल्यू कितना है, V का वैल्यू 110 है ना, 110 है, 110, और नीचे 100 है। अब सीधा इसे काटेंगे तो 11 कितना होता है, तो रेसिस्टेंस इसका कितना निकल के आ गया, 121 ओम। ठीक है, रेसिस्टेंस कितना, 121 या 121 ओम जो है रेसिस्टेंस निकल गया। और अब कह रहा है कि इसका पावर कंजम्पशन निकालिए, कितना उसने क्षय किया है। तो आपके पास पावर इक्वल टू क्या होता है, कहेंगे V²/R होता है। अब कितने वोल्ट में जोड़ा जा रहा है, 220 वोल्ट में जोड़ रहे हैं आप, 220, ठीक है, गुने 220 अपॉन में कितना हो जाएगा, 121। बस काम खत्म, आप इसको काटिए और उसके बाद आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। 11 से तो ऐसे ही कटेगा, है ना 11 और 11 दूनी काम खत्म, फिर 11 दूनी 22, है ना, तो 20 गुने 20 लगभग कितना आ रहा है, 400। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 400 वाट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे सॉल्व किए पहले समझिए। पहले 100 वोल्ट दिया हुआ है, सीधा सा बात है, बल्ब पे जो रेटेड है वो 100 वाट है, और इसका जो वोल्ट दिया है वो 110 वोल्ट है। तो उसमें रेसिस्टेंस कितना है, तो उसका रेसिस्टेंस पहले हमने फाइंड किया, और इतने रेसिस्टेंस को जब अगर 220 वोल्ट के साथ जोड़ते हैं तो कितना उसका पावर होगा, तो 400 वाट उसका पावर होगा। तो V²/R पर जाके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। पावर तो जानते होंगे, पावर इक्वल टू आप कह सकते हैं V × I भी होता है ना। और यहीं से अब ये कहाँ से बना फॉर्मूला, ये सारा फॉर्मूला जो है वो ओम्स लॉ से निर्धारित हुआ है। ओम्स लॉ मतलब V इक्वल टू क्या कहते हैं, IR कहते हैं। आप यहाँ वैल्यू पुट करते चले जाइए, है ना, V इक्वल टू IR, आपको यहाँ से सारा पॉइंट जो है निकलता हुआ आ जाएगा। या आप इसे कह सकते हैं I²R भी कह सकते हैं पावर को, और क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं V²/R भी लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्मूला जो है पावर का यहाँ से निकल के आ जाता है ओम्स लॉ से। तो ये फैक्ट था कि आप किस पर बेस होकर बनाते हैं सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फुल लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन बी सीन यूजिंग। मान लीजिए कोई लंबी बिल्डिंग है, दे दिया क्वेश्चन में कि कोई लंबी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग का जो है हमें इमेज बनाना है। ठीक है, एक किसमें, तो बड़ी, अब जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतना बड़ा तो आप यहाँ पे मिरर जो है तो ले नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि हमें उस क्वालिटी का मिरर चाहिए, उस क्वालिटी का मिरर चाहिए जिसमें क्या हो कि जो बड़ा से क्या हो, लार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करता हो, स्मॉल में तब्दील कर दे या बदल दे, बड़ा को क्या करे, छोटा में हमें दिखा दे। ऐसा कैसे हो सकता है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं 3 मिरर के विषय में, आप जानते हैं कौन कौन सा जानते हैं, आप जानते हैं कॉन्वेक्स, है ना, आप जानते हैं कॉनकेव, ठीक है, और आप जानते हैं जो सिंपल सा है। ठीक है, सिंपल की बात करते हैं तो एकदम प्लेन कह दीजिए, ठीक है, या प्लेन कह दीजिए, ये 3 बात जानते हैं।
अब देखिए कॉनकेव क्या है, यानी जैसे आप अवतल कहते हैं, अवतल हमेशा क्या करता है, ऑब्जेक्ट का पिक्चर बड़ा बनाता है। इसलिए आप इसमें जो हम छोटे छोटे चीज़ से ब्यूटी पार्लर हो गया है ना, या चेहरे को देखने की बात हो जाए, ऐसे है ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने तस्वीर अपने इमेज को बड़ा बनाते हैं। तो कॉनकेव का ये गुण है, उसका प्रॉपर्टीज है अवतल का, अवतल दर्पण का, कि वो छोटे वस्तु के क्या करता है, उसके इमेज को बड़ा बना के आवर्धित करके उसे बताता है। वहीं हम कॉन्वेक्स यानी उत्तल की बात करें, उत्तल काम क्या करता है, ये बड़ा को छोटा कर देता है। बड़ा क्या करता है, छोटा कर देता है। और हमें क्या चाहिए, हमें वही चाहिए जो बड़ा को छोटा कर दे। तो यहाँ पे आंसर्स क्या होगा, ये छोटा इमेज बनाता है, तो सीधी सी बात है यही। और इसीलिए हम इसे साइड मिरर के रूप में इसे यूज करते हैं। बड़ा बड़ा ट्रक जो है वो कहा जाता है छोटे से हमारे साइड मिरर में, है ना, बाइक के साइड मिरर में हमारा बड़ा बड़ा ट्रक जो है हमें दिख जाता है। तो हमें कैसा चाहिए, तो ये गुण हो गया। और प्लेन मिरर की बात करेंगे तो ये बराबर, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा ये बनाएगा। तो हमें तो चाहिए ऐसा। आंसर इसमें सीधा सा क्या कह देंगे कि उत्तल दर्पण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों फैक्ट को आप समझ सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें स्टेटमेंट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्रिक्शन। इसमें ऐसा कौन सा है, आप देखिए हर एक टॉपिक के पीछे रीजन है और हर रीजन को मैं चाहता हूँ कि आपको समझाता हुआ चले। Which statement is true about friction? Friction can only reduce the speed of an object. Friction is force due to the motion of an object. देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी सवाल पढ़ा कीजिए ना, तो सवाल में ही उसके उत्तर जो है ना छुपे हुए होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण केवल किसी वस्तु की चाल को कम कर सकता है। जब भी केवल शब्द देखो ना, तो वहां लगे कि थोड़ा अहंकार जैसा शब्द आ रहा है, वहां समझना है, रुकना है। ऑनली नहीं हो सकता। घर्षण क्या होता है, घर्षण के बारे में या फ्रिक्शन की बात हमने क्या कहा, फ्रिक्शन हमने कहा कि फ्रिक्शन दो सतहों के बीच में लगने वाला एक विरोधाभास एक बल है। यानी कि अगर कोई सतह है, कोई लेयर है, उस पर दूसरा लेयर का उस पर मूवमेंट का क्या करता हो, उसके मूवमेंट का विरोध करता हो, रेसिस्ट करता हो, प्रतिरोध करता हो, उसको जाने से रोकता हो, दैट इज नोन एज फ्रिक्शन। सीधी सी बात है। और फ्रिक्शन का विरोध करने का वो किसी भी दो लेयर के बीच में हो सकता है। जरूरी नहीं है कि केवल जमीन रहेगा तभी होगा, हवा में भी होता है, पानी में भी होता है। फ्रिक्शन हर जगह है, जहां लेयर है वहां पे फ्रिक्शन होगा। तो कह रहा है केवल वस्तु की चाल कम कर सकता है। ऐसे कैसे, केवल वस्तु की चाल क्यों कम कर सकता है, केवल चाल ही थोड़ी कम कर सकता है, उसके डायरेक्शन भी मोड़ सकता है। बात समझ में आ रहा है, चाल ही कैसे कम कर देगा, उसके दिशा में परिवर्तन कर सकता है, उस वस्तु का और भी जो है उसका आकार में परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि मान चलिए कि हमने गाड़ी का टायर खरीदा और नया टायर होता है, वो घिसते घिसते उसका आकार, उसका जो आयतन है वो भी चेंज हो गया, है ना। तो केवल चाल ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। और घर्षण किसी वस्तु के चाल के कारण उत्पन्न होने वाला बल है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि दो ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में है तो वहां से उत्पन्न होता है। तो आंसर से इसमें क्या हो जाएगा, केबल टू, है ना। केबल टू जो होगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। पहला बिल्कुल गलत है, केवल वो किसी वस्तु का गति को कम कर सकता है, ऐसा नहीं है ना। देखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड इन अ कंटेनर, किसी पात्र में द्रव द्वारा लगाया गया बल क्या है। आप इसमें जब आप फॉर्मूला जान रहे होंगे तभी इसको सॉल्व कर पा रहे होंगे। आप कहेंगे क्या लिक्विड भी बल एक्सर्ट करता है, बिल्कुल याद रखिएगा। जैसे हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, उसमें वाटर भरा हुआ है, मान लेते हैं, ठीक है, 20 मीटर का मान लेते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक इसका 20 मीटर पूरा का लेंथ है, जैसे पानी भरा हुआ है। तो क्या यहाँ पे प्रेशर काम करता होगा, कोई टंकी ही मान लेते हैं, प्रेशर का काम, बिल्कुल। इसमें जो लगने वाले प्रेशर है ना, उसका सीधा फॉर्मूला याद रखिएगा, H इंटू डी इंटू जी। अब ये क्या होता है भाई, जो इस पे लिक्विड में लगने वाले जो प्रेशर हैं, आपको मैं बता दूं, P इक्वल टू क्या हो जाता है, H इंटू डी इंटू जी। H का मतलब इसका हाइट से लेना देना है। H का मतलब क्या है, यहाँ पे इसके हाइट से लेना देना है। जितना ज़्यादा हाइट होगा, गहराई में जाइएगा तो हाइट बढ़ेगा, ऊपर से आप जैसे जैसे नीचे जाइएगा हाइट क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। डी का मतलब इसके डेंसिटी से है, डेंसिटी का मतलब घनत्व से। जितना ज़्यादा इसमें जो डाला आपने लिक्विड है, ठीक है, उसका जो घनत्व होगा, हो सकता है आप उसमें शहद डाल दीजिए, तो जिसका जितना ज़्यादा घनत्व होगा उसका प्रेशर उतना ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जी का मतलब है ग्रेविटी से। जी का मतलब क्या है, ग्रेविटी से। जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा उतना ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो सीधी सी बात है, आप ज्यों ज्यों नीचे की तरफ आएंगे, आप जैसे ही जैसे नीचे की तरफ जाएंगे, अगर सेम लिक्विड है तो हाइट क्या हो रहा है उसका,
बढ़ रहा है, ऊपर में है तो आप मान के 0 मीटर नीचे जाए, 2 मीटर नीचे जाए, 5 मीटर, 10 मीटर, आप जैसे ही नीचे आएंगे तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होता है? तली में। तली में होने का रीजन क्या है? क्योंकि सबसे गहरी है, यानी कि H का मान सबसे ज़्यादा होता है, और H का मान जब सबसे ज़्यादा होगा तो लिक्विड में लगाया गया बल इंक्रीज विथ डेप्थ, बिल्कुल गहराई के साथ क्या होता है? ये बढ़ता है, घटता नहीं है। क्यों? क्योंकि H क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, ऐसा है ही ऑप्शन है, क्योंकि गहराई की बात है। फॉर्मूला से याद रखना है, इक्वल टू क्या होता है? H इंटू डी इंटू जी। यही नहीं, डेंसिटी अगर यहाँ पे कह दे पानी के बदले हम यहाँ शहद डाल दें, पानी के बदले हम यहाँ दूध डाल दें, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका क्या होगा? प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है इसके साथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ वेव पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर स्टॉप। अब देखिए, ये लाइट का क्वेश्चन है, लेकिन इसके पीछे भी बेसिक फैक्ट है। सीधा सा सवाल है कि मान के चलते हैं मीडियम आप समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो इस पर थोड़ा डिस्कशंस कर लेंगे। माध्यम की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए पानी माध्यम है, हवा क्या है? माध्यम है। निर्वात में कुछ भी नहीं है तो माध्यम ही नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि भाई एक हमने क्या किया, ग्लास ले लिया, ठीक है, ग्लास भी क्या है? माध्यम है। और इसको हम क्या कर रहे हैं? लाइट यहाँ से हम डाल के और इस ग्लास से होकर बाहर निकलवा रहे हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। लाइट, मान लीजिए कि हमने लाइट यहाँ पर डाला और इसको ग्लास से होकर बाहर हम निकाल रहे हैं, तो माध्यम तो चेंज हुआ, क्योंकि जो पहले लाइट आ रही थी वो तो एयर में थी, और ग्लास क्या हो जाएगा भाई? तो ग्लास की बात करें तो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो ग्लास है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये डेंसर मीडियम हो गया, और एयर में कुछ नहीं है तो ये रेयर मीडियम हो गया। अर्थात जब हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में किसी भी वेव को भेजते हैं, सच है लाइट को भेजिए, साउंड को भेजिए, अलग अलग है। लाइट का अलग फंक्शन है, साउंड का अलग फंक्शन है। रीज़न उसके पीछे का वो भी बताऊंगा, क्योंकि लाइट जो है एक प्रकार से क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। और वहीं पर बात करते हैं उसका क्या है? लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं, अर्थात आप एक कह दीजिएगा अनुप्रस्थ। प्रकाश अनुप्रस्थ होता है, ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और दोनों का अंतर भी है। तो जब प्रकाश एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है ना, तो इसका बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित होती है और बहुत सारी चीज़ें परिवर्तित नहीं भी होती हैं। अब परिवर्तन होने के कारण ही यहाँ एक फैक्ट जो है, यहाँ से सीधे कहेंगे उसका डेफिनेशन ही हमें मिल जाती है। रीजन क्या होता है भाई? सीधी सी बात है, आप मान चलिए कि आप जमीन पे दौड़ रहे हैं, ठीक है, वो स्पीड, और आपको पानी में दौड़ा दें वो स्पीड, आप किस में ज़्यादा होगा? आप कहेंगे जमीन वाले पे हवा में दौड़ रहे थे ज़्यादा था, पानी में गए तो क्या हो गया भाई? कहेंगे पानी में कम। क्यों? क्योंकि उस मीडियम का डेंसिटी हाई था। सीधी सी बात है, शीशा में कर देंगे, वहाँ पे और ज़्यादा रुकावट डाल देंगे तो आपकी स्पीड और कम हो जाएगी, है ना। तो उसी तरह जब एयर से ग्लास में आता है तो प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रीजन क्या होता है? डेंसिटी, क्योंकि डेंसर मीडियम आ जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या, अब इस घटना के कारण क्या होती है कि लाइट जो है, जो इस घटना कारण लाइट जिसको सीधे आने चाहिए थे, लाइट को सीधे आना चाहिए थे, वो थोड़े से क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? मुड़ जाते हैं। लाइट क्या होती है? उस मीडियम में थोड़ी सी मुड़ जाती है और फिर जाके वो सीधे होती है। तो मुड़ने की इस घटना का नाम क्या है? दैट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। ठीक है, लाइट का मुड़ने की घटना, ठीक है, दोनों कंडीशन मुड़ेगा, चाहे आप डेंसर से रेयर में लेके चलिए, रेयर टू डेंसर लेके चलिए। तो मुड़ने की इस घटना का जो टर्न करता है, जो बेंड हो जाती है लाइट, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। सीधा सा फैक्ट समझना है कि जब प्रकाश की तरंगे या है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो वो क्या होता है? वो अपने रास्ते में कुछ विचलित होती है या मुड़ जाती है। जो तरंगों का मुड़ना है ना, जो तरंग है, जो वेव है, उसका मुड़ना ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन कहलाता है। दैट इज नोन एज अपवर्तन, जिसे आप हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो ये जो घटना घटती है इसे हम क्या कहेंगे? अपवर्तन के नाम से जानते हैं। वहीं विवर्तन क्या होता है? ये भी मुड़ती है, ऐसा नहीं है। विवर्तन के बारे में अगर चर्चा करें, ये भी मुड़ने की ही घटना है, लेकिन जब इसके रास्ते में अवरोध आ जाता है तब। जैसे मान चलिए कि हमने एक पत्थर रख दिया, ठीक है, पत्थर, आप यहाँ लाइट दीजिए, तो पत्थर के किनारे से आप देखेंगे कि लाइट जो है आगे की ओर बढ़ जाती है, यहाँ से हल्की मुड़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर से नहीं होकर गुजर सकती, इसलिए इसके किनारे से मुड़ जाती है ना। तो अवरोध के किनारे से मुड़ने की जो घटना है, ठीक है, बेंड होने की घटना, कहाँ पर? उसके बीच में जो किनारा है ना, उसके बैंक से, उसके बगल से निकलने की जो घटना है, दैट इज नोन एज क्या? डिफ्रैक्शन। वहीं व्यतिकरण का अलग कहानी है। व्यतिकरण का क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें, अलग अलग किरणें किसी एक पॉइंट पर आती है तो वहाँ पर कहीं कहीं प्रकाश तीव्र हो जाती है और कहीं प्रकाश क्या होती है? डिम हो जाती है। वो घटना जिस पे डिस्कशन हम फिर आगे भी करेंगे, क्वेश्चन अभी है। तो यहाँ जो आंसर बनेगा वो रिफ्लेक्शन। फैक्ट क्या है?
फैक्ट सीधा ये याद रखना है कि जब हम किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरते हैं तो प्रकाश की जो तरंगे हैं वो मुड़ती है। रीजन उसके पीछे का क्या है, तो माध्यम है, और हर माध्यम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रीजन से भी हम इसे ध्यान में रखेंगे। Now next question, the speed of sound is dash in solid than gases and it dash with an increase in temperature। सीधी सी बात है, ध्वनि की गति गैसों की तुलना में ठोसों में क्या होगी। देखिए एक बात बता दूं, अभी ही हमने चर्चा किया था कि प्रकाश और यहाँ पे ध्वनि में दोनों तरंग ही हैं, दोनों क्या है, वेव ही हैं, ठीक है, बोथ आर वेव्स, लेकिन ये ट्रांसवर्स वेव है और ये लॉन्गिट्यूडनल है। प्रकाश के बारे में आप कह सकते हैं ये विदाउट मीडियम भी ट्रैवल कर सकती है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंतर्गत भी आती है। वहीं ध्वनि जो है वो मैकेनिकल वेव के अंतर्गत आती है, यानी यांत्रिकी की तरंग, और इसके लिए नीड क्या होती है, मीडियम की होती है। नीड क्या होती है, मीडियम की होती है, अर्थात जिसका मीडियम अगर हम बात करेंगे ये डिपेंड करता है, साउंड किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। और मीडियम में सिंपल सी बात है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, याद रखिएगा। जिस मीडियम का क्या चीज, प्रत्यास्थता समझते हैं, प्रत्यास्थता ज़्यादा होगा उसका सीधा सा बात करिएगा, साउंड की स्पीड भी उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। प्रत्यास्थता जिसका ज़्यादा होगा साउंड की स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब सीधी बात है, इसलिए ठोस में स्पीड ज़्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है, गैस में क्या होता है, एकदम कम होता है। कहिए एग्जाम्पल के तौर पे, आप एग्जाम्पल के तौर पे चलिए, मैं सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम का 6420 मीटर पर सेकेंड स्पीड है एल्युमिनियम का, जी हाँ, स्टील से ज़्यादा एल्युमिनियम में। अब यहाँ पर लिक्विड की बात कर लीजिएगा, लिक्विड में आप मोटा मोटी अगर पानी का ही लेके चलिए तो लगभग 1483 के आसपास या 1500 के आसपास, और वहीं गैस लेके चलिएगा तो कितने होंगे, 343, 350। अब ये भी टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है, कैसे वो भी बताता हूँ। अब आइए, जो साउंड होता है फ्रेंड्स, वो जो साउंड होता है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी माध्यम का तापमान आप बढ़ाते हैं, किसी मीडियम का जो टेम्परेचर है आप बढ़ाते हैं, ठीक है, तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस आपने इंक्रीज किया तो 0.61 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड क्या होती है, उसकी बढ़ जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का बस एक सॉलिड रीजन है कि उसका जो भी मीडियम का आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर मान लीजिए कोई मीडियम है, हमने कोई मीडियम लिया, वो मीडियम में छोटे छोटे से जो कण होते हैं जिसे अंतर आणविक कण बोलते हैं, उसके बीच की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, जिस कारण से साउंड की गति भी क्या होती है, बढ़ जाती है। टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स हैं, उसकी गति क्या होती है, बढ़ जाती है, जिस कारण से साउंड की गति भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और सीधी सी बात है, तापमान में वृद्धि के साथ क्या होगा, पहली बात हाइयर, तो ठोसों में, है ना, ध्वनि की गति गैसों की तुलना में ठोसों में अधिक होती है, पहला ऑप्शन, और तापमान की वृद्धि के साथ क्या होती है, बढ़ती है, ये ध्यान रखना है, इसके फैक्ट को समझना है, ध्यान रखिएगा। साउंड जो है अनुदैर्ध्य तरंग है और यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक का मतलब ये सहारा, बिना सहारा का ध्वनि तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती है। वहीं जो विद्युत चुंबकीय तरंग है अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो विदाउट मीडियम ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल करती है। इसलिए लाइट जो है आपके स्पेस से होकर आपकी धरती तक पहुंच जाती है। कहाँ है सूर्य, है ना, सूर्य जो है अपने धरती से लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है ना, और वहाँ से प्रकाश अपने पास आ जाता है। तो इसके बीच में तो माध्यम भी नहीं है। आपका वायुमंडल कितना 600 से 700 किलोमीटर के आसपास जो है, बस वहीं तक वायुमंडल, उसके बाद तो है ही नहीं। तो वहाँ से प्रकाश कैसे आती है, क्योंकि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और विद्युत चुंबकीय तरंग को ट्रैवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी भी प्रकार की मीडियम की नीड नहीं होती है। ये फैक्ट ध्यान रखिएगा। नाउ विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमाइन इट्स लाउडनेस। अब देखिए साउंड के विषय में क्वेश्चन है, तो साउंड के विषय में 2-3 चीजें हैं जो कि मैं चाहूँ तो पूरा डिटेल्स में बताऊँ, लेकिन आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें देखिए साउंड के विषय में 3 बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कह देते हैं कि भाई साउंड के क्या क्या हैं, तो इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया कि लाउडनेस जो है, लाउडनेस है ना, लाउडनेस क्वेश्चन जो चर्चा किया, लाउडनेस के लिए किस पर इंपॉर्टेंट है। किसी भी साउंड का अगर हम वेव देखें तो साउंड जो है वो किस प्रकार का, तो हमने कहा लॉन्गिट्यूडनल, इस तरह का साउंड का एक वेव होता है, ठीक है।
ऊपर वाले पार्ट को साउंड कैसे चलती है, तो याद रखना है साउंड इस तरीके से चलती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, तो हिंदी में इसे कहा जाता है श्रृंग। क्या कहा जाता है, श्रृंग। और नीचे खाई है तो इसे कहा जाता है गर्द। यानी कि साउंड जो चलती है वो आपका किस किस से होके चलती है, तो कहना ट्रफ और क्रेस्ट, है ना। क्रेस्ट और ट्रफ से होकर यानी कि श्रृंग और गर्त से होते हुए साउंड आगे की ओर बढ़ती है, ठीक है। तो ये श्रृंग और गर्त, तो दो श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, वेव के लेंथ कहा जाता है, ठीक है। दो लगातार, याद रखना, दो लगातार जो है, चाहे वो गर्त हो जाए चाहे ये श्रृंग हो जाए, इसके बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। पिच क्या है, तो पिच सीधी सी बात है, पिच याद रखना है कि पिच फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। पिच किस पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पर करता है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। पिच से जो हमारा साउंड का जो क्वालिटी की बात करते हैं, ये हमारा कैसा, तो हम कहेंगे साउंड मोटी या पतली जो सुनाई देती है, इसी के कारण सुनाई देती है। अगर पिच हाई है ना, अगर पिच हाई है तो साउंड कैसा होगा, तो कहना साउंड जो होगी पतली होगी, से बच्चों की आवाज़, है ना, मच्छरों की भिनभिनाहट, औरतों की, लेडीज़ की जो आवाज़ है, क्यों इतना ज़्यादा पतली होती है, तो उसका पिच क्या होता है, हाई होता है, ठीक है, सीधी सी बात है। और वहीं मर्दों का, शेरों का, इन सब का जो आवाज़ है वो मोटा होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि पिच क्या होती है भाई, लो होती है। अब रही बात आयाम, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि किसी भी श्रृंग या किसी भी गर्त का जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है ना, इसके बीच का, दैट इज नोन एज आयाम, या इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और एम्पलीट्यूड ही निर्धारित करता है कि कोई लाउडनेस कितनी है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। एम्पलीट्यूड किसे कहा जाता है, तो श्रृंगों का जो अधिकतम ऊंचाई है ना, डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह दीजिए, चाहे ट्रफ का या क्रेस्ट, ठीक है। ट्रफ और क्रेस्ट याद रखिए, ठीक है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड पर ही ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, विच प्रॉपर्टी साउंड डिटरमाइंस, तो याद रखना है कि एम्पलीट्यूड पर। वहीं पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करता है, तो सॉरी पिच किस पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पर। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा पिच हाई होगा। ये दो सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये तो हो ही चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कंटिन्यूसली डिक्रीज। अब देखिए, एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार क्या होती है। जब भी आपको एनर्जी के विषय में बात करें ना, एनर्जी के विषय में, तो आपको पता होगा कि दो प्रकार का, एक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी में हमेशा कंजर्वेशन जो है वो चलता रहता है। कंजर्वेशन आप समझते ही होंगे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूँ, है ना। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कहता है कि हमेशा वो क्या होगा, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये दोनों का जो सम होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होता है ऊर्जा संरक्षण में, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। अब देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, कोई रुका हुआ है, जब मान लेते हैं कि ये कैसा है, हमारा इनिशियल स्टेज में है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, गारंटी है स्थिति, क्योंकि रुकी हुई अवस्था में क्या होता है, पोटेंशियल ज़्यादा होता है। और जब पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो काइनेटिक क्या होगा, मिनिमम, अर्थात आप इसे जीरो कह सकते हैं। लेकिन ज्यों ही ये मूवमेंट में आती है, मान लीजिए यहाँ पर इसने मूवमेंट शुरू कर दिया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ शुरू हुआ, जितना काइनेटिक में यहाँ पर वृद्धि होती है, ठीक है, उतना ही स्थितिज ऊर्जा में यहाँ क्या होती है, कमी होती है। याद रखिएगा, जितना काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में कंजर्वेशन के लॉ के अकॉर्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। जितना ये बढ़ेगा उतना वो घटेगा, लेकिन हमेशा ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अर्थात जब ऑब्जेक्ट ऊपर से क्या कर रहा है, स्वतंत्र रूप से गिर रहा है, तो नीचे की ओर जब गिर रहा होगा, क्योंकि मोशन, काइनेटिक एनर्जी कब उत्पन्न होती है, जब ऑब्जेक्ट में मोशन होता है। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मोशन होता है। ऑब्जेक्ट जब मोशन में होती है, और जितनी ज़्यादा मोशन में होगी काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा, क्यों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, क्या होता है, 1/2 m/v²। जितनी इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोड्यूस होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी क्योंकि नीचे आ रही है स्वतंत्र रूप से, तो काइनेटिक एनर्जी तो बिल्कुल है, वृद्धि होगी, और कमी किस में होगी, पोटेंशियल में। तो क्वेश्चन कहता है कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन होता है भैया, यहाँ होता ही नहीं है। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन होता है, कुछ नहीं। आंसर क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होता है। रीजन क्या है, क्योंकि जितना काइनेटिक बढ़ रहा है उतना पोटेंशियल घट भी रहा है, इसको लेकर,
है ना, ये याद रखना है। तो इसमें होता ही नहीं है क्योंकि ये सीधा कंजर्वेशन के नियम पर काम करता है। नाउ देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल तो पूछते हैं आज के एग्जाम में, तो आपको न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने होंगे। कहा जा रहा है कि अ पेयर ऑफ ऑक्सीजन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन्स व्हाइल प्लगिंग द फील्ड प्लग इज 15 मीटर लॉन्ग, द वर्क डन प्लगिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। सीधी सी बात है, कह रहा है कि एक बैल का जोड़ा है और जो खेत जोतता है उसमें फोर्स जो लगा, यानी कि मान के चलिए कि बैल है ना, उसने कितने फोर्स से 140 न्यूटन 140 न्यूटन इसने बल का प्रयोग कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं। और कितना खेत जोता है, इसने कहा कि डिस्टेंस कितना है, तो भाई 15 मीटर का, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है वो 15 मीटर उसने खेत जोता है। तो इस खेत जोतने में, है ना, उसकी लंबाई जोतने में किया गया कार्य, हमसे क्या पूछा गया, वर्क पूछा गया है। द वर्क डन, उसने कितना काम किया, यानी जो बैल खेत जोता है उसने कितना काम किया है। एक लाइन में आप इसका आंसर बता सकते हैं सीधा सा, अगर आपको याद होगा तो। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, आप पहले सिंपल सा बताएंगे। वर्क डन होता है F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। भाई इसमें थीटा का बात ही नहीं है क्योंकि सीधा लीनियर बोला है, 15 मीटर है, यहाँ से कुछ तो है नहीं। F इंटू डी, डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना एक्सर्ट किया, फोर्स किया 140, कितना मीटर है भाई, 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस कितना, 15 मीटर। 15 गुने 14 कितना होता है, 15 15 225। सीधी सी बात है, पाँचों के 20 यानी कि डबल जीरो होना चाहिए, एक जीरो तो होगा, पाँचों के 20 डबल जीरो, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो 15 जब भी होगा तो ये 2100 के आसपास आ जाएगा, 2100 जूल। इसमें आ जाएगा 2100 जूल, जो होगा इसका राइट आंसर बनेगा। क्या है, सीधा आप गुना कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे आंसर्स क्या बन जाएंगे, 2100 जूल जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे बातों को, एकदम सीधा वर्क डन निकालना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, आंसर्स इसके बन जाएंगे ना। देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड सक्सेसिव ट्रफ। अभी ही मैंने कहा था साउंड के विषय में ही लगे, क्योंकि क्रेस्ट और ये जो हम बात करते हैं यही, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए क्या बोला गया, दो सक्सेसिव क्रेस्ट या ट्रफ, इसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, यानी या इसे आप इसे हिंदी में श्रिंक कहते हैं, ठीक है। या अगर आप नीचे आएंगे तो इसे क्या कहते हैं, इसे ट्रफ कहते हैं, इसे आप गर्त कह सकते हैं। ये गर्त है तो ये भी गर्त है, दो लगातार सक्सेसिव है। इसके बीच के डिस्टेंस को अभी हमने क्या कहा था, तरंग दैर्घ्य, या इसी को वेव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। दैट इज नोन एज व्हाट, कहेंगे इसे हम वेव लेंथ का नाम दिया जाता है। एम्पलीट्यूड हमने क्या कहा था, मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है चाहे क्रेस्ट का या ट्रफ का, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, दैट इज नोन एज व्हाट, कहेंगे इसे हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे एम्पलीट्यूड के नाम से इसे जाना जाता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एक सेकेंड में, याद रखिएगा, एक सेकेंड में ये जितनी बार क्या करता है, कंप्लीट, है ना, जितनी कंप्लीट इस जो अपना सर्कल ये पूरा करता है, ठीक है, जहां से चला वहां, उसको, उसकी संख्या को ही फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एक सेकेंड में जितनी बार ये कंपन करता है, कंप्लीट कंपन। कंप्लीट कंपन का मतलब हो गया कि एक क्रेस्ट का निर्माण और एक ट्रफ का निर्माण, दैट इज नोन एज, इसे हम कहेंगे एक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एक सेकेंड में जितना भी करता हो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। तरंगदैर्घ्य जो है वेवलेंथ को एंगस्ट्रम में मापा जाता है, याद रखना है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है फ्रेंड्स, ओके। और आयाम है, एम्पलीट्यूड है, यहाँ पे इसे मीटर में माप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, बना सकते हैं, इसके फैक्ट को समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से चीज़ों को हम कर सकते हैं। नाउ द मास ऑफ द बॉडी इज हाफ एंड इट्स स्पीड डबल, व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। देखिए कितना आसान सा सवाल है, अगर फॉर्मूला आता होगा आप सीधे सॉल्व कर देंगे। बात किसकी किया जा रहा है इसमें क्वेश्चंस में, सीधा काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा का। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो 1/2 m इंटू वी स्क्वायर होता है। इसमें तो कोई डाउट है नहीं, m मतलब मास हो गया, v का मतलब वेलोसिटी हो गया, ठीक है, हाफ होता है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस, कह रहा है कि मास ऑफ द बॉडी इज हाफ। अगर हम मास को आधा कर दें, मान के चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम बात कर लें, है ना, कहता है कि हाफ तो ये होगा अगर मास को हम हाफ m कर देते हैं और वेलोसिटी को क्या किया जा रहा है, द्रव्यमान आधा कर दिया जाए और इसकी चाल दोगुनी, यानी जो वेलोसिटी है इसको 2v स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं, आप यहीं सॉल्व कीजिए। 1/2 रहने दीजिए इसको, 1/2 यहाँ कितना हो जाएगा, 4v स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे काटें दो, अब ये कितना निकल के आ गया, 1/2 mv स्क्वायर। सीधी सी बात है, 1/2 क्या हो गया, mv स्क्वायर हो गया। अब ये पूरी वैल्यू हमारा क्या है,
यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ अगर आप काटते हैं सीधा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ इसको फिर से थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर देता हूँ जो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हो गया। यहाँ पर स्क्वायर जो है यहाँ हम 4 तो लिख सकते हैं ना, इसको वो स्क्वायर वी में डाल के अगर 2 से काटें तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब जो निकल गया 1/2 होगा, यहाँ 2 बचा है ना, तो 2mv² तो आ रहा है। अब यहाँ से 2 अगर बाहर निकाल दें और इसको हम अंदर कर दें तो 1/2 mv² आया। कितना हो गया? 2 गुना, ये क्या है हमारा, यही वैल्यू तो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, तो 2 × ke हो कितना, तो 2 गुना काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाएंगे, कहेंगे डबल टाइम्स हो जाएंगे। कुछ नहीं किया, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। मास को बोला आधा, आधा कर दिया, वेलोसिटी बोला डबल कर दिया, वही सॉल्व करके निकाल दीजिए। सिंपल से वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। तो आज का जो हमारा सवाल था वो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी चीज़ों पे और डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।